Good evening all my dear students. In the last class we have discussed up to all types of elements, what is normal or representative element, what is bridge element, what is transition element, what is inner transition element, ये सब हमने पढ़ लिया था. And we have also discussed about the diagonal relationship. So now we are going ahead. Next, note down IUPAC nomenclature. Next is our IUPAC nomenclature of elements having atomic number greater than equal to 100. कि अगर किसी एलिमेंट का एटॉमिक नंबर ग्रेटर देन इक्वल टू 100 है तो हम उस एलिमेंट्स को किस तरह से नॉमेनक्लेचर देंगे, है ना. नॉर्मल जो नाम डिस्कवर होते जा रहे हैं वो तो एक अलग तरीका है. जैसे 90 से लेके 103 कहाँ तक जाते हैं हमारे एक्टिनाइट्स में, है ना. 90 मतलब थोरियम और 103 मतलब आरएफ रदरफोर्डियम जो आखिरी एलिमेंट है. तो आरएफ का नाम रदरफोर्डियम तो है ही, वो कौन सा नाम है उसका, कॉमन नेम. बट हमें उसका कौन सा नॉमेनक्लेचर को देखना, IUPAC नॉमेनक्लेचर, है ना. वैसे भी मुझे पता ही है कि एक ही एलिमेंट के एक से ज्यादा नाम भी हो सकते हैं. जैसे आप लोग मुझे JH सर के नाम से जानते हो, है ना. बाकी मेरे दोस्त लोग जितेंद्र के नाम से जानते हैं, घर वाले जीतू के नाम से जानते हैं. तो ये सब क्या है, मेरे अलग अलग नाम है ना. तो अब मुझे IUPAC नॉमेनक्लेचर देखना है. अब IUPAC नॉमेनक्लेचर उन एलिमेंट्स का जिनका एटॉमिक नंबर ग्रेटर देन इक्वल टू 100 है, उन्हें 3 लेटर सिंबल से डिनोट करा जाता है. किनसे, 3 लेटर सिंबल, है ना. और वो 3 लेटर कहाँ से आते हैं, दैट 3 लेटर्स आर द स्टार्टिंग अल्फाबेट ऑफ लैटिन वर्ड ऑफ दैट पर्टिकुलर अल्फाबेट. जैसे 0 को हम लोग बोलते हैं क्या, नील. अब 0 को आप क्या बोलते हो, नील. तो नील का जो स्टार्टिंग अल्फाबेट है वो क्या है मेरा, एन. तो अगर मुझे सिंबल लिखना होगा तो मैं 0 के लिए हमेशा क्या लिखूंगा, एन, ठीक है ना. 1 है, 1 को हम लोग क्या बोलते हैं, अन, UN. तो 1 का सिंबल क्या लिखोगे आप, U. तो अगर 100 वाले का मुझे नाम लिखना होगा तो पूरा नाम जो होगा वो होगा अन, नील, फिर नील, और आखिरी में क्या जुड़ जाता है, IUM. तो अन नील नीलियम, दिस इज द कंप्लीट नेम. और अगर सिंबल लिखना होगा तो अन का केवल U लिया जाएगा, नील का केवल N लिया जाएगा, फिर नील का केवल N लिया जाएगा. तो व्हाट विल बी द सिंबल, UNN, है ना. तो JEE मेंस मतलब IEEE वगैरह में इस तरह के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं. तो पहले लिख लो थोड़ा सा इसमें बस हमारा कि अकॉर्डिंग टू IUPAC है ना, अकॉर्डिंग टू IUPAC एलिमेंट्स विथ AN greater than 100, elements with AN मतलब atomic number greater than 100 are represented by 3 letter symbol, are represented by 3 letter symbol which are based on first letter of which are based on first letters of numbers, first letter of numbers from 0 to 9. ब्रैकेट में डालना, डिराइव फ्रॉम ग्रीक और लैटिन लैंग्वेज. डिराइव फ्रॉम लैटिन और ग्रीक लैंग्वेज. और आगे लिखना, फॉर कंप्लीट नेम Latin words for, R की जगह for various digits
Latin words for various digits of atomic number. Latin words of various digits of atomic number are written together in which they make atomic number, and suffix ium is added at the end. ठीक है। अब इसमें IUM में आखिरी में क्या आता है हमारा I, और बाई और ट्राई, दो के लिए बाई लिखा जाता है, तीन के लिए ट्राई, इनमें भी क्या आता है I, तो एक I इन केस में क्या कर दोगे आप, हटा दोगे। तो बस लास्ट पॉइंट ये है हमारा, इन केस ऑफ बाई एंड ट्राई, वन I इज ओमिटेड। ठीक है ना, नंबर और उसके लिए वर्ड, ये नॉर्मल वे में थोड़ा सा डिफरेंट है। जीरो के लिए जैसे हम लोग क्या लिखेंगे, हमारा नील है ना, वन के लिए क्या लिखेंगे, अन, टू के लिए क्या लिखेंगे हम लोग, बाई, थ्री के लिए वी विल राइट ट्राई, फोर के लिए वी विल राइट क्वाड, है ना, फाइव के लिए वी विल राइट क्या, पेंट, सिक्स के लिए हेक्स, सेवन के लिए सेप्ट, एट के लिए वी विल राइट ऑक्ट, और नाइन के लिए इन, है ना, ई इनफैक्ट डबल एन होता है। तो इस तरीके से ये हमारे 0 से लेकर 9 तक के सभी के सिंबल हैं। और जब आप सिंबल लिखना चाहोगे तो आप सभी का केवल कौन सा वाला लोगे, फर्स्ट, निल, यू, बी, टी, क्यू, पी, एच, एस, ओ और ई। ठीक है ना। इन केस ऑफ बाई एंड ट्राई, वन आई इज ओमिटेड, क्योंकि मुझे आखिरी में क्या IUM लगाना है, तो दो बार फिर आई हो जाएगा। Okay, so if on the basis of this we are doing some atomic number, name and symbol, like suppose we are doing for some 101, 105, 108, 112, 116. So for practice, like we are doing 5 small examples. वन 101 के लिए पहला, जैसे एक मैं डिस्कस कर लूँ, आप सभी से बता भी दूं, क्या लिखोगे, सबसे पहले पूरा नाम लिखना होगा, तो अन, फिर 0 है तो नील, फिर अन, और आखिरी में क्या लगा दूंगा, IUM। ठीक है ना, तो इट इज अन नील, फिर अन, आखिरी में IUM, है ना। तो अन नील यूनियम, और अगर मुझे सिंबल लिखना होगा तो मुझे केवल U, N और U, so that will be my symbol U, N, U. Clear? So next 4 you can do for practice. कभी कभी हमसे पूछ लेता है छोटी सी चीज एग्जाम में।
For 105, what will happen? Un, nil, pentium, and symbol will be U, N, P. कर लिया सभी ने? 108 के लिए un, nil, octium, and symbol will be UNO. For 112, un, pium, है ना? इसमें अब एक आई हट जाएगा आपका, तो अगर मुझे इसका नाम लिखना होगा तो it will be un, है ना, pium, and for symbol it is UUB, so it will be UUB. Okay, and for 116, un, hexium, and UUH. कर लेंगे तभी? चलो, तो ये हमारा एक छोटा सा टॉपिक था 10 मिनट का. नेक्स्ट नोट डाउन, है ना, प्रेडिक्शन ऑफ पीरियड, block and group of the element. Prediction of period, block and group of the element. Prediction of period, I will denote it by P. Group, I will denote it by G. And block, I will denote it by B of element. ठीक है ना? तो ये कॉमन क्वेश्चन है हमारे कि या तो आपको कॉन्फ़िगरेशन गिवन होगा या फिर आपको क्या गिवन होगा, एटॉमिक नंबर, और आपसे बोलेगा उस पर्टिकुलर एलिमेंट का क्या बताओ, पीरियड, ब्लॉक एंड ग्रुप, है ना. तो देयर आर टू केस. केस वन है मेरा, है ना, केस वन, इफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इज गिवन. अगर मुझे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन गिवन है तो मेरे सामने पूरा कॉन्फ़िगरेशन क्या है लिखा हुआ है, तब रिलेटिवली क्वेश्चन क्या होता है मेरा, कंपैरेटिवली आसान हो जाता है ना. अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन गिवन है तो इन दैट केस पीरियड जो होगा आपका, है ना, इट विल बी इक्वल्स टू, है ना, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एन, है ना. पीरियड किससे डिसाइड करोगे आप, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ किसकी, एन. और मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एन, एन क्या होता है हमारा, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर. जैसे आपको अगर मैं दे दे रहा हूँ 1s2 2s2, अगर मैं ये दे देता हूँ तो एन की मैक्सिमम वैल्यू कितनी है हमारा, 2. तो पीरियड कौन सा हो जाएगा मेरा, सेकेंड पीरियड. तो दैट विल बी डिसाइडेड बाय क्या, हमारा पीरियड. कर लेंगे तभी. ब्लॉक की बात करें तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ब्लॉक, कि वो किस ब्लॉक का है, एस ब्लॉक का है, पी ब्लॉक का, डी ब्लॉक का या एफ ब्लॉक का. तो ब्लॉक का मतलब क्या होगा हमारा, सबशेल, है ना, विच रिसीव्स लास्ट इलेक्ट्रॉन. जो सबशेल लास्ट इलेक्ट्रॉन को ले रही होगी वो ब्लॉक होगा. अगर आखिरी इलेक्ट्रॉन एस ब्लॉक में, एस सबशेल में जा रहा है तो आप एस ब्लॉक का बोलोगे. डी में जा रहा होगा तो डी ब्लॉक, पी में जा रहा होगा तो पी ब्लॉक, एफ में जा रहा होगा तो एफ ब्लॉक. ठीक है ना. तो इन दो चीजों में हमारा कोई कंफ्यूजन नहीं होता है. हमारे लिए इंपॉर्टेंट चीज आती है कौन सी, ग्रुप, है ना. ग्रुप में जरूर होता है कि ग्रुप अलग अलग के लिए अलग अलग होगा. अब ग्रुप के लिए क्या होगा, ग्रुप के लिए अलग अलग रूल है ना. सबसे पहले फॉर एस ब्लॉक, ठीक है ना. अगर एस ब्लॉक का है तो G1 होगा अगर उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इनर्ट गैस के बाद क्या हो जाए हमारा, NS1. G2 होगा अगर उसका कॉन्फ़िगरेशन इनर्ट गैस के बाद NS2 हो जाए. ठीक है, दिस इज फॉर एस ब्लॉक. अगर मेरा एलिमेंट पी ब्लॉक का होगा, है ना, तो पी ब्लॉक के लिए क्या होगा मेरा, जो ग्रुप हो जाएगा G, इट विल बी इक्वल्स टू 12 प्लस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन पी सबशेल. ठीक है ना. आप ऐसे भी बोल सकते हो 12, या आप बोल सकते हो 10 प्लस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन आउटर मोस्ट शेल. आउटर मोस्ट शेल का मतलब क्या होता है, जो नहीं बोलेगा कीड़े पड़ेंगे उसको बता दे रहा हूँ, JH वायरस पकड़ लेगा उसको, कुछ बोलते नहीं हो, टेंशन हो जाती मेरे को. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ आउटर मोस्ट शेल. तुम लोगों को हंसना आता है,
देखो एक चुटकुला सुना रहा हूँ, देखो हंसते हो कि नहीं। एक बार क्या होता है, एक सरदार जी नई कार खरीदते, ठीक है। अब वो कार खरीद के अपने दोस्त की शादी में जाते हैं, 100 किलोमीटर 150 किलोमीटर दूर होता है, 3-4 घंटे में पहुंच जाते हैं, शादी वादी अटेंड करके रात को निकलते हैं 12 साढ़े 12 बजे वहां से, ठीक है। 3 दिन हो जाते, घर ही नहीं पहुंचते। अब बीवी परेशान उनकी कि यार क्या हो गया। फोन लगाती है अपने वाइफ हस्बैंड को कि क्या हो गया सरदार जी, आप जाते हुए तो 3-4 घंटे में पहुंच गए थे और अब 3 दिन हो गए, अभी तक आते पते ही नहीं आपके। तो सरदार जी बोलते हैं कि यार ये है ना मारुति कार वाले वैगन आर खरीदते हो, तो बोलते हैं ये मारुति कार वाले इतने बेवकूफ हैं, आगे जाने के लिए तो 5 गियर दिए, पीछे आने के लिए 1 ही गियर दिया है। समझ गए? तो पापे कभी हंस भी लिया करो, हैं? ये भी किसमें था, टर्न ऑफ किसमें, थोड़ा हंस भी लिया करो, हंसो जोर से खुल के, ठीक है। तो हम लोग दोनों में से कुछ भी बोल सकते हैं। वैसे नॉर्मली हम लोग ज्यादा यूज करते हैं 10 प्लस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन किसमें, आउटरमोस्ट शेल, है ना। 10 क्यों, डी ब्लॉक के 10 पूरे, और आउटरमोस्ट शेल में एस और पी तो आएगा ही आएगा, तो इसलिए मैंने 12 इसलिए लिखा है कि मैंने 2 G1 G2 को भी गिन लिया था, तो अगर उसके रिस्पेक्ट में लिखोगे तो 12 प्लस आगे कितने हैं, और अगर इसके रिस्पेक्ट में लिखोगे तो 10 प्लस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन आउटरमोस्ट शेल। ओके, और अब बात आती है हमारा फॉर डी ब्लॉक, है ना। अगर डी ब्लॉक होगा आपका तो G विल बी इक्वल्स टू 2 प्लस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन n-1 डी सबशेल, है ना। 2 प्लस क्यों, G1 और G2, उसके बाद आगे जितने भी होंगे, पहला ग्रुप 1 कहलाता, दूसरा 2, 3, 4, 5 से लेके कहां तक जाते हैं हमारे ग्रुप 18 तक। तो डी ब्लॉक के लिए आपका ये सीधा सीधा रूल हो जाएगा। और अगर आपका एलिमेंट एफ ब्लॉक का निकल आया है तो एफ ब्लॉक के सभी एलिमेंट्स किस ग्रुप में होते हैं, 3rd ग्रुप में होते हैं, ठीक है ना। तो इस तरीके से हमारा प्रेडिक्शन ऑफ पीरियड, ब्लॉक एंड ग्रुप होगा अगर आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन गिवन होगा, ठीक है ना। तो इस बेसिस पे जैसे मैं आपको क्वेश्चन ही दे रहा हूं, पहले नोट कर लो। तो कुछ क्वेश्चन हम प्रैक्टिस के लिए करते हैं कि डिटरमाइन पीरियड, ब्लॉक एंड ग्रुप ऑफ फॉलोइंग एलिमेंट्स। मैं आपको EG मतलब इलेक्ट्रॉन, EC मतलब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दे रहा हूं। इधर आपका पीरियड है, देन ब्लॉक, देन ग्रुप, ठीक है ना। तो हम लोग कुछ कॉन्फ़िगरेशन लिख लेते हैं। जैसे वन S2, 2S2, 2P1, 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P6, 3D5, 4S1, okay, XC xenon, 4F7, 5D1, 6S2, 4th is 1S2, 2S2, 5th one is आपका krypton, 4D10, 5S2, 6th one is your simply xenon दे दिया मैंने आपको, 7th one is xenon, 4F0, 5D0, 6S2, ठीक है ना, xenon, 4F14, 5D0, 6S2, 6P1, ठीक है। जैसे पहला एक छोटा सा एग्जांपल अगर मैं बता दूं, फर्स्ट वाला सभी देख लें, 1S2, 2S2, 2P1, तो इसका क्या बोलेंगे हम लोग, पीरियड इज मैक्सिमम वैल्यू ऑफ n, कितनी दिख रही सबसे बड़ी वैल्यू 2, तो आप बोलोगे पीरियड तो 2 है। ब्लॉक आखिरी वो सबशेल जो लास्ट इलेक्ट्रॉन को रिसीव कर रहा है, तो कौन सी ब्लॉक बोलूंगा मैं, P, ठीक है ना।
ग्रुप, अगर पी ब्लॉक आपका डिटरमाइन हो गया है तो ग्रुप के लिए या तो 12 प्लस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन पी सब शेल बोलोगे तो 12 प्लस 1 कितना हो जाएगा 13, या इसके टर्म्स में बोलोगे तो 10 प्लस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन आउटरमोस्ट शेल, और आउटरमोस्ट शेल हमेशा बाहर वाली होती, तो तब 2 प्लस 1 कितना 3, तब भी 10 प्लस 3 कितना होगा मेरा 13। तो दोनों में से जो भी तरीका आपको लगाना हो, है ना, रिमेनिंग डू इट फास्ट, सो आई एम डिस्कसिंग। हाँ, तो अब अगर हम लोग सेकंड पे आ जाते हैं तो सेकंड का हम लोग पीरियड तो कितना बोलेंगे, सबसे बड़ी वैल्यू देख लो एन की कितनी है 4, ठीक है ना। ब्लॉक कौन सा बोलोगे, वो सब शेल जो आखिरी इलेक्ट्रॉन लेता है, तो कौन सा, एस की डी, डी बेटा, एस नहीं होगा, क्यों, है ना, ऐसा क्यों, एन प्लस एल रूल, थोड़ा आपको पुरानी चीजें भी ध्यान रखनी पड़ेंगी। इलेक्ट्रॉन को हमेशा किस ऑर्डर में भरा जाता है, एन प्लस एल रूल के हिसाब से, तो एन प्लस एल रूल क्या बोलता है, इसका एन कितना है 4, एल कितना है 0, इतना तो याद होगा ना। फॉर एस एल, एन और एल क्या होते हैं, एन मतलब प्रिंसिपल क्वांटम नंबर जो आगे लिखी हुई मुझे दिखाई देती है, और एन मतलब एजीमुथल क्वांटम नंबर जिसकी वैल्यू एस ब्लॉक के लिए 0, पी के लिए 1, डी के लिए 2 और एफ के लिए 3, ठीक है ना। नहीं होगा तो हम क्वांटम नंबर भी पढ़ेंगे बस इसको चैप्टर खत्म करके। तो 4 प्लस 0 कितनी हो गई 4, और इधर 3 प्लस 2 5, तो एन प्लस एल इसका छोटा है इसका बड़ा है, मतलब पहले क्या भराया है 4s, फिर भराया है क्या 3d, तो इसका ब्लॉक का मतलब ही वो सबशेल जो आखिरी इलेक्ट्रॉन ले रही जो डी है। ये हमारा लिखने का तरीका होता है कि हम हमेशा आउटर मोस्ट शेल को सबसे आखिरी में लिखते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन को जब निकालना होगा तो इलेक्ट्रॉन हमेशा सबसे पहले कहां से निकलेगा, आउटर मोस्ट शेल से। आउटर मोस्ट शेल का मतलब क्या, जो न्यूक्लियस से सबसे दूर हो, तो डेफिनेटली उसके ऊपर अट्रैक्शन भी क्या होगा मेरा सबसे कम, तो आसानी से वो निकल जाएगा। तो इसलिए लिखते वक्त हमेशा लिखते हैं, बट भरते वक्त तो पहले ये भराया था, तो लास्ट में ये भराया। ब्लॉक का मतलब ये सबशेल विच रिसीव्स लास्ट इलेक्ट्रॉन, तो आप इसलिए इसको कौन से ब्लॉक का बोलोगे, डी। आप ग्रुप कितना बोलोगे, है ना, 2 प्लस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन n-1 डी सबशेल। n-1 बोला ही इसलिए क्योंकि ये n है, तो ये n-1 है, तो आप ब्लॉक क्या बोलोगे 2 प्लस 5 मतलब 7, फिर गलत हो जाएगा बेटा, इसका ब्लॉक 6 है। क्यों, ये एक्सेप्शनल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है क्रोमियम, नाम सुना होगा आपने क्रोमियम का। पीरियोडिक टेबल का सबसे पहला एक्सेप्शन जो आता है वो किसमें आता है, क्रोमियम में, जो कायदे से 4s2 और 3d 4 होना चाहिए था, बट होता है 4s1 और 3d 5, क्योंकि आपने शायद सुना होगा कि हाफ फील्ड एंड फुली फील्ड ऑर्बिटल की स्टेबिलिटी ज्यादा होती है। याद आ रहा कुछ पुरानी, तो वो कभी कभी ऐसे कंफ्यूजन वाले क्वेश्चन दे देता है। और दुनिया का अभी तक सबसे बड़ा दानी किसको माना जाता था, है करण को, है ना, परंतु उससे ज्यादा बड़े दानी तो हम है ना, हमको कोई याद ही नहीं रखता। करण ने क्या ध्यान करा था, क्यों याद रखते हैं लोग, अपने कवच कुंडल दान कर दिए थे, जो जिसमें उसकी क्या बची रहती थी, जान। तो आप लोग भी तो अपनी जान दान में दे के आ जाते हो, आप 4-4 नंबर तो ऐसे दान में दे के आते हो, तो आपसे बड़ा दानी कौन हुआ, आप पूरा भविष्य अपना जीवन दान में दे के आ जाते हो, सही है कि नहीं। एक सवाल गलत करा 4 नंबर पीछे, दूसरा गलत करा 4 पीछे, तीसरा गलत करा 4 पीछे, और ऐसे हम लोग 5, अच्छा 4 प्लस है ना, 5-5 नंबर पीछे हो जाते। ऐसे हर पेपर में हम लोग तीनों सब्जेक्ट में हम बस 10-15 गलत कर दें, इससे ज्यादा क्या चाहिए हमें, और नहीं, अपने आप बाकी तो मालिक निपट ही लेगा, है ना। तो इसलिए हम भी खूब बड़े दानी है बेटा, हमें कोई याद ही नहीं रखता, यही तो विडंबना है समाज की। वो इतिहास में कैद है तो उसे याद रखना है, हमें कोई याद ही नहीं करा जिंदा लोगों को। तो अपने याददाश्त की शक्ति को बढ़ाओ, लोगों को याद दिलाओ। अब याद आप फेल होके नहीं दिला सकते हो लोगों को, आप याद पास होके दिला सकते हो, ठीक है ना। तो दान में कुछ मत दो, एक्सेप्शन याद रखो, दिस इज अवर एक्सेप्शन। अगला तो सिंपल ही है ना। अब क्या बोलोगे इसका, है ना, जिनॉन कौन से पीरियड का होता है, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जिनॉन। 5th पीरियड का है। ब्लॉक अगर पीरियड बोला जाएगा तो सबसे बड़ा 6, फिर बोला जाएगा किसको, ब्लॉक, कौन सा ब्लॉक आखिरी इलेक्ट्रॉन को ले रहा है, तो कौन सा ले रहा है, जिनॉन कितना होता है आपका 54, जिनॉन का नंबर कितना होता है 54 प्लस 7 61 प्लस 1 62 प्लस 2 64। और अगर याद आ रहा हो आपको 58 से लेकर 71 तक कहाँ जाते हैं हमेशा, एफ ब्लॉक में, याद आ रहा है।
लेंथेनाइड और एक्टेनाइड के एटॉमिक नंबर तो याद रखा करो, 58 to 71 एंड 90 to 103। ये दो चीजें, क्योंकि इनऑर्गेनिक में कई चीजें याद रखनी पड़ेंगी। तो ब्लॉक डेफिनेटली कौन सा हो गया मेरा, एफ। और एफ ब्लॉक है तो मुझे ग्रुप को सोचने की जरूरत ही नहीं, हमेशा कौन सा हो जाएगा मेरा, थर्ड। लेंथेनाइड और एक्टेनाइड हमेशा थर्ड ग्रुप में आते हैं, है ना। अगला 1s2 2s2, इसमें तो कोई दिमाग लगाने की जरूरत ही नहीं, है ना। 2 कौन सा ब्लॉक, एस, और ग्रुप भी 2। क्रिप्टॉन 4d10 और 5s2, इसमें भी कोई दिमाग लगाने की जरूरत नहीं। पीरियड तो कौन सा बोलूंगा, 5, है ना। पहले अभी बता ही दिया, पहले हमेशा एस और डी में पहले एस भराता है, तो इसलिए ब्लॉक कौन सा कहलाएगा मेरा, डी। और अब बात आ रही है किसकी, हमारा ग्रुप की। तो कौन सा ग्रुप हो जाएगा, 2 प्लस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन n-1 डी सबशेल, मतलब 12। ठीक है। जेनॉन अभी हमने बोला ही था भैया 5th पीरियड का होता है। जेनॉन इनर्ट गैस है, इनर्ट गैस कौन से ब्लॉक में आती है, पी ब्लॉक। और ग्रुप की बात करें तो इनर्ट गैस हमेशा 18वें ग्रुप में आती है, ठीक है ना। तो इसलिए कुछ कुछ जानकारी भी होनी चाहिए। अब ये दोनों जबरदस्ती देखो कंफ्यूज करने के लिए 0 0 दे दिए। एक तरह से बस जिनॉन के बाद क्या है, 6s2। तो कौन से जिनॉन के बाद 2 इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, पहला इलेक्ट्रॉन किस में जाएगा, एल्कली मेटल में, G1, दूसरा G2, है ना। पीरियड तो क्या बोलूंगा मैं, 6, ब्लॉक बोलूंगा कौन सा, S, और ग्रुप बोलूंगा कौन सा, सेकंड। तो कई चीजें मुझे छोटी छोटी पीरियोडिक टेबल में मास्टरी करना जरूरी है। अब इसको देखूं तो पीरियड तो कौन सा हो गया मेरा, 6। ब्लॉक कौन सा हो जाएगा मेरा, P, क्योंकि P सबशेल मेरा आखिरी इलेक्ट्रॉन को ले रहा है। और ग्रुप जो कि P है, तो P के लिए सीधा सीधा ये रूल लगा दूंगा, 10 प्लस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन आउटरमोस्ट शेल, तो आपका 30। ठीक है। इस तरह के यू हैव सीन, काफी क्वेश्चन आपने करे होंगे, 11th 12th में आते ही है। इसका पीरियड, ब्लॉक और ग्रुप बताओ, तो मैंने एक सिंपल टेक्निक बता दी है आपको समझाने की, ना। दिस इज अवर केस 1, जब मुझे क्या गिवन होगा, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। सो नाउ वी आर कमिंग टू केस 2। हमारा केस 2 है व्हेन एटॉमिक नंबर इज गिवन। है ना। अब इसमें दो तरीकों से निकालोगे। अगर एटॉमिक नंबर आपको गिवन है ना, पहला तरीका है बाय मैजिक नंबर, है ना, और एटॉमिक नंबर ऑफ एनी एलिमेंट। ठीक है ना। या तो मैं मैजिक नंबर के थ्रू जाऊंगा या फिर एटॉमिक नंबर ऑफ एनी एलिमेंट। व्हाट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ मैजिक नंबर। अगर आपका है ना मैजिक नंबर अलग अलग के लिए अलग अलग है, जैसे पहला मैं बता दूं एस ब्लॉक, 5-6 नंबर अगर आपको याद हो जाए तो आपका काम काफी आसान हो जाएगा। एस ब्लॉक के लिए मैजिक नंबर होती है 2, 8, 8, 18, 18 और 32। सबसे ज्यादा आपकी G1 के लिए ही होती है, ग्रुप 1 के लिए, ये G1 के लिए, है ना। क्या मीनिंग है इसका, पहला एलिमेंट मुझे पता है G1 में कौन होता है, हाइड्रोजन, उसका एटॉमिक नंबर कितना, 1, तो उसके बाद 2 का चेंज आएगा, तो नेक्स्ट एलिमेंट का एटॉमिक नंबर 3, अगले का 8 जोड़ दो 11, नेक्स्ट का 19, फिर 8 जोड़ दो, फिर 18 जोड़ दो तो 37, फिर 18 जोड़ दो तो 55, और फिर 32 जोड़ोगे तो 87। तो ये तरीका है। ये कौन सा एलिमेंट है मेरा, हाइड्रोजन, दिस इज लिथियम, दिस इज सोडियम, दिस इज पोटेशियम, दिस इज रुबिडियम, दिस इज माय सीजियम एंड दिस इज माय फ्रेंशियम। हमने कोड याद रख ही लिया था, क्या, हेलिना की रब से फरियाद। आ रही मेरे बात समझ में। तो सबसे ये अगर आपको याद है कि जीवन की मैजिक नंबर ये होती 2, 8, 8, 18, 18 और क्या 32, तो आप इमीडिएटली क्या कर सकते हो, अगर कोई भी एटॉमिक नंबर गिवन हो उससे जज कर सकते हो ऊपर नीचे ले जाके कि वो कौन से पर्टिकुलर, मान लो मैंने आपको 55 दे दिया, तो अब 55 है, ठीक है ना। तो 55 को मैं क्या करूंगा, आपका इससे जज कर लूंगा कि कौन से पर्टिकुलर ग्रुप का जा रहा है। कैसे, अगर मुझे मैजिक नंबर पता है तो मैं उससे बता सकता हूँ कि सीजियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है आपका 55। 1 से चालू कर दूं, 1 से नहीं मैच करेगा तो किससे मैच करेगा, 2 से मैच करेगा, 2 से नहीं मैच करेगा तो
3 से, तो मैं आसानी से 3-4 बार प्रैक्टिस करके बाय हिट एंड ट्रायल, नीचे कुछ ना कुछ तो लिखा होगा ना, उससे मैं आइडिया ले सकता हूँ कि वो कौन से पर्टिकुलर पीरियड ग्रुप या किसका है ब्लॉक का। मैक्सिमम कितने चेक करने पड़ सकते हैं मुझे? 4, क्योंकि नीचे ऑप्शन कितने होंगे? 4 ही तो होंगे। तो बस आप उसके अकॉर्डिंग या तो आगे बढ़ोगे या पीछे बढ़ोगे। जैसे उसने बोल दिया 55 वाला एलिमेंट एल्कली मेटल का है, नीचे ऑप्शन में एक एल्कली मेटल है मान लो पहला ऑप्शन, तो आप एल्कली मेटल का चालू कर दो। व्हाट इज मैजिक नंबर? 2, 8, 8, 18, 18 और 32। 1 से चालू करके ऐड करके देख लो कि 55 उसमें आ रहा है कि नहीं आ रहा है। कर सकते हैं। जब G2 होगा तो देयर इज ओनली वन चेंज कि G2 में जो है 2 नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि फर्स्ट पीरियड में केवल 2 ही एलिमेंट आते हैं, एक G1 में और एक सीधे G18 में, तो 2 हट गया, बाकी बस क्या बचा? 8, 8, 18, 18 और 32। तो एस ब्लॉक के लिए बस ये 2 चार्ट, ठीक है ना। अब अगर मैं इसी को पी ब्लॉक के लिए रिपीट करूं आपका, है ना, जैसे एक समझाते हुए भी, बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम एंड थेलियम। तब मुझे पता है कि बोरॉन का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 5, इसका 13, 31, ठीक है ना, 49 एंड 81। तो इसके लिए ग्रुप नंबर क्या हो जाएगा मेरा? 8 के बाद सीधे 18, 18 एंड 32। इसी का एक्सटेंशन है, याद रखने का सिंपल तरीका। इसमें 2 क्यों आ रहा था? क्योंकि फर्स्ट पीरियड में एक एलिमेंट था। अब इसमें है ना, अगले वाले में 2 हट गया, 8, 8, 18, 18 और 32। अब इसमें सीधे 8 से क्यों चालू हो रहा भैया? इसमें आपका 1, 8 क्या हो गया और कम हो गया, खत्म हमारी बात, ठीक है ना। क्योंकि इसमें हमारे पास केवल कितने एलिमेंट नोन हो रहे हैं? आपके 5 ही एलिमेंट नोन है। इन दोनों में कितने कितने एलिमेंट नोन है? 6, 6, ठीक है ना। पी ब्लॉक में ये सबके लिए, फॉर ऑल, ठीक है ना, एक्सेप्ट किसके लिए? आपका जीरो ग्रुप के लिए, दैट इज G18। क्योंकि G18 में क्या हो जाएगा? सेकेंड फर्स्ट पीरियड में भी एक एलिमेंट आता है, कौन सा? हीलियम। तो उसमें आपका क्या हो जाएगा? 8 2 बार आ जाता है, मतलब 8, 8, 18, 18 और क्या? 32। पहले हीलियम, हीलियम के बाद क्या? नियॉन, नियॉन के बाद आर्गन, आर्गन के बाद क्रिप्टॉन, जिनॉन एंड रेडॉन, ठीक है ना। तो मुझे पता है इसका 2, तो 8 जोड़ दूं तो 10, 8 जोड़ दूं तो 18, 18 जोड़ दूं तो 36, फिर 18 जोड़ू तो 54, फिर 32 जोड़ू तो 86, ठीक है ना। इसलिए इन्हें क्या बोला गया है? जादुई संख्या है। हिंदी में मैजिक नंबर का मतलब क्या होता है? जादुई संख्या, ठीक है ना। तो इस तरीके से मैं याद रख सकता हूं। बचता है क्या आपका? थर्ड, दैट इज डी ब्लॉक। डी ब्लॉक सबसे छोटा होता है। क्यों होता है सबसे छोटा? डी में केवल 4 ही तो सीरीज है, 3D, 4D, 5D, 6D, और 6D अभी भी पूरी तरह से कंप्लीट नहीं है। तो हमारे तो 2 ही मैजिक नंबर आएंगे अगर 3 सीरीज है तो एक्सेप्ट आपका फर्स्ट वाला ग्रुप, दैट इज G3, जिसमें स्कैंडियम है ना, इट्रियम, ठीक है ना, लेंथेनम और एक्टिनियम। इसका थोड़ा बड़ा होता है, बस 18, 18 और क्या 32 मैजिक नंबर। बाकी सब के लिए, ठीक है ना, रिमेनिंग ऑल, उन सब के लिए केवल 18 और 32। स्कैंडियम के बाद क्या आता है आपका? टाइटेनियम, टाइटेनियम के बाद जर्केनियम, जर्केनियम के बाद हाफनियम। तो ये 22 होता है बेटा। 22 के बाद सीधे 40, 40 के बाद पूरा 72, क्योंकि हम लोग आगे के एलिमेंट याद रखते ही नहीं, ठीक है। तो इस तरीके से अगर आपको मैजिक नंबर ये 5 याद है ना इनडायरेक्टली, तो एक सेट ये अलग है, 8, 8, 18, 18, 32 वाला 2 बार रिपीट हो गया, 8, 8, 18, 18, 32, 8, 18, 18, 32 वाला, और ये, ठीक है ना। इससे आप आसानी से अपने काम को कर सकते हो। और अगर एफ ब्लॉक का एलिमेंट हो तो एफ ब्लॉक के लिए हम लोग एक जानकारी अपनी हमेशा याद ही रखेंगे, ठीक है ना। कौन सी जानकारी? लास्ट हमारा फोर्थ एफ ब्लॉक। एफ ब्लॉक की ये जानकारी याद रखनी है कि अगर आपका एटॉमिक नंबर 57 से लेकर 71 के बीच में आ गया तो ये हमेशा क्या होंगे आपके लिए? लेंथेनाइट्स।
और इनका पीरियड फिक्स है, कौन से पीरियड के होंगे 6, इनका ग्रुप फिक्स है 3 और इनका ब्लॉक भी फिक्स है कौन सा F। तो ये चीज आपको याद ही रखनी है 58 से लेकर कहां तक 71। एंड सिमिलरली दूसरा कि अगर एटॉमिक नंबर हमारा 90 से लेकर किसके बीच में हो जाए 103, तब आपके लिए ये कहलाएंगे क्या एक्टिनाइट्स। ठीक है, पीरियड हो जाएगा 6 के बाद कौन सा पीरियड आएगा मेरा 7, बाकी सब कुछ सेम ही है। जी इनका भी 3 होगा और बी इनका भी F होगा, है ना, BF। ठीक है, समझे मेरी बात को। चलो, तो इस तरीके से हमारे पास दो केसेस है, एदर एटॉमिक नंबर विल बी गिवन और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन विल बी गिवन, है ना। आई मेजरली गिव स्ट्रेस ऑन पीरियोडिक टेबल, क्योंकि अगर ये चीजें आपको याद है तो इनऑर्गेनिक का समझना क्या होगा धीरे धीरे करके आसान होगा। इनऑर्गेनिक में ज्यादातर क्वेश्चन ही क्या आते हैं, कौन कलर्ड है, किसमें कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, किसका मैग्नेटिक मोमेंट कितना है, ये कौन से पीरियड का, ये कौन से ब्लॉक का, ये सब चीजें मुझे पीरियोडिक टेबल इनऑर्गेनिक का सबसे बढ़िया चैप्टर होता है, जिसे और सबसे टफ भी, जिसे स्टूडेंट्स नॉर्मली खूब लाइटली लेते। टफ चैप्टर है ये, क्योंकि इसी में सब एक्सेप्शंस, सब फलाने ढिमके, सब प्रॉपर्टीज हम लोग स्टडी कर लेते हैं पूरे इनऑर्गेनिक एलिमेंट्स की। जस्ट नोट डाउन वन स्मॉल क्वेश्चन। राइट, ये राइट की जगह डिटरमाइन लिख लो। डिटरमाइन, है ना, पीरियड, ब्लॉक, ग्रुप, एटॉमिक नंबर एंड सिंबल ऑफ एलिमेंट ABCD in the following. Determine group, period, block, atomic number and symbol of element A, B, C, D in the following. इस तरह के खूब क्वेश्चन आपको छोटे छोटे मिलेंगे कि मैंने इस तरह से आपको एक टेबुलर फॉर्म में क्वेश्चन दे दिया है। ठीक है, दिस इज योर A, दिस इज B, दिस इज C, दिस इज D, और आपको बीच में दे दिया है कि दिस एलिमेंट इज नोन टू यू Ag। Ag क्या होता है हमारा सिल्वर। ठीक है ना, तो एक क्वेश्चन ये दे रहा हूं मैं छोटा सा आपको। सेकेंड वन मान लीजिए मैं किसी पर्टिकुलर आपको ग्रुप में ही दे दूं, ठीक है ना, और यहाँ पर मैंने आपको एलिमेंट दे दिया है P। यू हैव टू आइडेंटिफाई A, B, C एंड D। तो इस तरह के भी हमें खूब क्वेश्चन मिलते हैं, ठीक है ना। राइट नाउ आई एम नॉट गोइंग फॉर द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, वो हम लोग क्वांटम नंबर में सीखेंगे। अदरवाइज किसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने होंगे या क्या होंगे। अब जैसे ये क्वेश्चन है मेरा, सबसे पहले मैं ये देख लूँ Ag। Ag कहाँ है, Ag क्या होता है आपका कॉइनेज मेटल, सिक्का धातु। नाम सुना है आप लोगों ने, सिक्का धातु क्या होती है जिनसे कॉइन्स बनाए जाते हैं, कॉइनेज मेटल्स। और कॉइन अभी भी आज की तारीख में भी आपको पता है धनतेरस के टाइम हम लोग किस किस के कॉइन्स खरीदते हैं, चांदी या सोने के, है ना। तो ये सब कॉइनेज मेटल्स होती है। अगर सिल्वर आ गया तो ये पूरी तीनों कौन सी मेटल होंगी, कॉइनेज। सिल्वर के नीचे क्या आता है मेरा गोल्ड, तो ये होगा मेरा Au, ठीक है ना। और ऊपर प्लेटिनम नहीं, कॉपर, सिक्का धातु, ये तीनों होती है, कॉपर, सिल्वर एंड गोल्ड। याद रखने का कोड बताया था, इसलिए मैं कह रहा हूँ पीरियोडिक टेबल में कमांड करो क्या, कौन आगे आया। याद आ रहा, डी ब्लॉक के लिए मैंने बोला था कौन आगे आया। पहला डी ब्लॉक का था स्कूटर, यामाहा, ला 1। सेकंड के लिए टी जरा हा, तीसरे के लिए वो नवाब था, ठीक है ना। चौथे के लिए क्रोमाटन, पांचवे के लिए मंतक रे, छठे के लिए फेरस, सातवें के लिए कौन रहेगा आयरलैंड, आठवें के लिए नहीं पढ़ोगे पिटोगे, नौवे के लिए कौन आगे आया, 10वें के लिए जिनी कनाडा होगा। तो प्लीज ये याद रखिए, पीरियोडिक टेबल में कमांड होना बढ़िया बात है। और अब इससे आगे पीछे के पता पड़ी गए, है ना। ये Ag था तो इससे पहले कौन सा था, नहीं पढ़ोगे पिटोगे, तो दैट मीन इट विल बी PD, पैलेडियम। और इधर आपका C के लिए क्या हो गया, है ना, जिनी कनाडा होगा, मतलब कैडमियम। तो अब ये मुझे अगर चारों एलिमेंट पता पड़ गए, इनके एटॉमिक नंबर, सिल्वर का एटॉमिक नंबर, ठीक है ना, मुझे
पेपर जो भी गिवन होगा फ्रंट पेज पे एटॉमिक नंबर तो गिवन होते हैं एलिमेंट्स के, तो अगर मुझे इसका एटॉमिक नंबर पता पड़ गया 47 तो डेफिनेटली इसका 46, इसका 48, और डी ब्लॉक के लिए आपके सामने लिखा हुआ केवल दो ही कोड होते हैं 18 और 32, तो नीचे वाले का 47 में 32 जोड़ दोगे तो 79, और ऊपर वाले के लिए 18 सब्ट्रैक्ट कर दोगे तो 29। तो आप देख सकते हो काम हमारा क्या हो चुका है, काफी आसान हो चुका है, खत्म हो गया। अब मैं सब बता सकता हूँ, है ना। सबसे पहले ग्रुप की बात करूं तो ये कौन से ग्रुप का है मेरा, एजी कैडमियम, है ना। ये एजी कौन से नंबर पर आ रहा है, 90 नंबर पर, और दो उससे पहले एस वाले थे, तो ये कौन से ग्रुप का हो गया बेटा, 11वां, है ना। ये कौन से ग्रुप का होगा, 10वें, ये होगा कौन से ग्रुप का मेरा, 12वां। तो इन सब का ग्रुप तो क्या हो गया आपका 12। ब्लॉक सभी के लिए कौन सा ब्लॉक है हमारा, डी ब्लॉक, ऑल द एलिमेंट्स आर ऑफ डी ब्लॉक। बाकी बचता है पीरियड, तो ये है हमारा कौन से पीरियड के, 5th पीरियड, ये 4th पीरियड का हो जाएगा, तो ये 6 का हो जाएगा, ठीक है ना। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन आते हैं जिनमें बच्चा खूब कंफ्यूज होता है। इनमें कमांड होने के लिए मेरी जो पीरियोडिक टेबल मैंने आपको शॉर्टकट टेक्निक से याद रखने के लिए बोला है, वो आपको बार बार पढ़ते रहना है, याद हो जाएगी। अब इधर फास्फोरस दे दिया है, तो ये तो फास्फोरस वाला पूरा ग्रुप ही है, और फास्फोरस वाले के लिए था क्या हमारा, नाना, पाटेकर, असरानी, सब, बेकार, ये हो गया, सब एलिमेंट पता पड़ गए। ग्रुप सबका फिक्स ही है, कौन से ग्रुप के हैं, 15। ब्लॉक सबका फिक्स है, कौन से ब्लॉक हैं, पी। पीरियड जरूर, ये सेकंड का, 3rd, 4th, 5th एंड 6th। एटॉमिक नंबर की बात करूं तो मुझे फास्फोरस का एटॉमिक नंबर पता ही होता है कितना, 15। तो बाकी इसके लिए मैं देखूं, है ना, क्या कोड था मेरा, 8, 18, 18 और 32, ठीक है। तो 8 कम कर दो तो ये कितना हो जाएगा, 7, 18 बढ़ा दो तो 33, फिर 18 बढ़ा दो तो 51, फिर 32 बढ़ा दो तो 83, है ना। तो सच टाइप ऑफ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस यू कैन डू इजीली विद द हेल्प ऑफ द कॉन्सेप्ट ऑफ मैजिक नंबर, है ना, एंड बाय लर्निंग द पीरियोडिक टेबल ट्रिक। Okay, so this is the general things which we are closing now. Now we are coming for periodic properties, क्योंकि अब हमें आयनाइजेशन एनर्जी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी वगैरह पे आना है। तो now we are starting our next topic, periodic properties. First of all I have to understand the meaning of periodic property. क्या मीनिंग होगा periodic property का, ऐसी प्रॉपर्टी जो बार बार क्या होती है, रिपीट होती है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, पीरियोडिक प्रॉपर्टी, है ना। तो पहले तो डेफिनेशन हम लोग यही लिखेंगे, प्रॉपर्टीज विच आर रिपीटेड properties which are repeated after a fixed interval, properties which are repeated after a fixed interval are known as periodic property. Properties which are repeated after a fixed interval are known as periodic properties. ठीक है, और periodic property को जो है हम लोग दो कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं, है ना। पहली होती है atomic periodic property. What is the meaning of atomic periodic property? Which can be explained on the basis of single atom. ठीक है ना, ऐसी पीरियोडिक प्रॉपर्टी जिन्हें आप सिंगल एटम के थ्रू एक्सप्लेन कर सकते हो। और सेकंड होती है हमारा मोलिकुलर पीरियोडिक प्रॉपर्टीज, है ना, जिसका मतलब है विच कांट बी एक्सप्लेन्ड ऑन बेसिस ऑफ सिंगल एटम, जो सिंगल एटम के बेसिस पर एक्सप्लेन नहीं हो सकती। ठीक है ना, दोनों में फर्क, मतलब कौन कौन सी प्रॉपर्टीज आएंगी हमारे लिए जो एटॉमिक में इंपॉर्टेंट है, दैट इज IE मतलब आयोनाइजेशन एनर्जी, EN इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, ओके, E इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, EA इज इलेक्ट्रॉन एफिनिटी,
Z इफेक्टिव, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज एंड स्क्रीनिंग इफेक्ट। तो हम पांचों प्रॉपर्टीज को अभी स्टडी कर रहे हैं। इधर अगर हम लोग बात करें तो इधर आती है हमारी कौन कौन सी प्रॉपर्टीज, रेडियस, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट एटसेट्रा, है ना। बट हमारे लिए मेजर इंपॉर्टेंट इनमें से केवल रेडियस है। तो हमें मेजरली इन 5 प्लस 1 रेडियस 6, इन 6 पीरियोडिक प्रॉपर्टीज को अब समझना है कि किसका मीनिंग क्या क्या है। ठीक है, ओके, सो क्लियर, हटो, चलो। फर्स्ट वी आर गोइंग फॉर फर्स्ट प्रॉपर्टी, दैट इज इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, जिसे हम लोग न्यूक्लियस पर जो भी चार्ज होता है वो किसकी वजह से होता है। न्यूक्लियस के अंदर क्या क्या प्रेजेंट होते हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, और उसमें चार्ज कौन है, प्रोटॉन ही। न्यूट्रॉन तो क्या होते हैं, न्यूट्रल, है ना। तो न्यूक्लियस का जो चार्ज होता है वो प्रोटॉन की वजह से होता है, और प्रोटॉन की नंबर को किससे डिनोट करते हैं, Z से। इस वजह से इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज को हम लोग Z इफेक्टिव बोल रहे हैं, क्योंकि न्यूक्लियर चार्ज मतलब Z और इफेक्टिव है, इसलिए नीचे क्या लिख दिया हम लोग ने, इफेक्टिव, है ना। अब इसका खूब इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, हो गया, हटाओ, ठीक है ना। क्या कॉन्सेप्ट है जो बार बार हमें पूरे पीरियोडिक टेबल में, पूरी इनऑर्गेनिक में बार बार यूज करना पड़ेगा, कि अगर आपके पास एक सिंगल एटम है, मतलब सिंगल इलेक्ट्रॉन है, दिस इज सपोज करो माय सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम, ओके। और इसी की जगह अगर गलती से मेरे पास मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम हो जाए, है ना, कि फर्स्ट शेल में भी 2 इलेक्ट्रॉन है, इसमें मान लो कुछ इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, और यहाँ पर लास्ट मेरे पास वैलेंस शेल एक और इलेक्ट्रॉन है। दिस इज सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम, दिस इज आवर मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम। क्या फर्क होगा दोनों में, है ना। इस सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम में ये न्यूक्लियस अपना पूरा अट्रैक्शन क्या करेगा, इस इलेक्ट्रॉन के ऊपर डालेगा, ठीक है ना। तो दैट मीन सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम में ऑल attraction of nucleus is on single electron। क्या यहाँ ऐसा होगा, है ना। यहाँ क्या होगा, है ना, न्यूक्लियस इस वाले इलेक्ट्रॉन के ऊपर अपना अट्रैक्शन डालेगा तो सही, खींचना चाहेगा, बट ये जो अंदर वाले इलेक्ट्रॉन्स हैं ये क्या करेंगे, इसे रिपेल करेंगे। ये इसे रिपेल करेगा, ये इसे रिपेल करेगा, ये इसे रिपेल, ये इसे रिपेल, ये इसे रिपेल, ये इसे रिपेल। आई मेरी बात समझ में, क्योंकि वी नो द फैक्ट दैट सेम चार्जेस रिपेल ईच अदर, अपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। तो न्यूक्लियस के ऊपर तो कौन सा चार्ज है मेरा, पॉजिटिव, तो वो तो डेफिनेटली इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, है ना, टच मी टच मी टच मी बोलेगा उसको, है ना, सुना है गाना आपने। और ये क्या बोलेगा, ये क्या बोलेगा, इलेक्ट्रॉन क्या बोलेगा, न्यूक्लियस तो बोल देगा टच मी भैया, पास है मेरे। ये क्या बोलेगा, दूर जा मुझसे, हट मी हट मी हट मी करेगा, ठीक है ना। तो अब ये तो धक्का दे रहे हैं और ये खींच रहा है, ठीक है। क्या पूरी तरह से न्यूक्लियस का चार्ज इसके ऊपर लगेगा, नहीं लगेगा, कुछ चार्ज क्या हो जाएगा, पहले से कम हो जाएगा। कितना चार्ज कम हो गया या कितना एक्चुअल चार्ज लग रहा है, उसी को हम लोग हमारा क्या बोलते हैं, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, है ना। तो इसमें बस लिख लेना कि ऑल attraction of nucleus is not on, है ना, सिंगल इलेक्ट्रॉन, है ना। इसको हम लोग स्क्रीनिंग इफेक्ट या शील्डिंग इफेक्ट, बार बार नाम आपका आएगा। स्क्रीन या शील्ड का मतलब क्या होता है ना। जैसे मैं आपको देख रहा हूं, अगर बीच में स्क्रीन आ जाए तो क्या होगा, वो रोक देगा मुझे आपको देखने से, दैट इज नोन एज स्क्रीनिंग इफेक्ट। या उसको शील्डिंग भी बोल सकते हैं कि उसने आपके और मेरे बीच में क्या बना दी, एक शील्ड बना दी, ठीक है ना। तो स्क्रीनिंग इफेक्ट और शील्डिंग इफेक्ट भी जेड इफेक्टिव के अंदर ही आता है, कि ये जो इनर शेल के इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इट एक्ट एज ए स्क्रीन और शील्ड
किन किन के लिए? न्यूक्लियस और आउटरमोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन। जैसे आपके और मेरे बीच में शील्ड है, वैसे ही न्यूक्लियस और आउटरमोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन के लिए अंदर वाली शेल्स के इलेक्ट्रॉन किसकी तरह काम करते हैं? शील्ड या स्क्रीन के लिए, और इनके कारण प्रोड्यूस्ड इफेक्ट को ही स्क्रीनिंग इफेक्ट या शील्डिंग इफेक्ट बोला जाता है। और इनका इफेक्ट यही होता है कि ये आखिरी वाले इलेक्ट्रॉन के ऊपर, डिफरेंशिएटिंग इलेक्ट्रॉन के ऊपर न्यूक्लियस के पूरे चार्ज को पढ़ने नहीं देते हैं, कुछ रोक देते हैं। तो एक्चुअल चार्ज जो न्यूक्लियस एक्सपीरियंस करवाता है इलेक्ट्रॉन को, उसी को हम लोग उसका इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कहते हैं। आई मेरी बात समझ में? तो अब हम लोग लिखेंगे, लिखना है ना, इन ए मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम in a multi-electron system, electron present in the inner shell. In a multi-electron system, electron present in the inner shell acts as a shield or screen. Electron present in the inner shell act as a shield or screen for nucleus and differentiating electron. Electron act as a shield for nucleus and differentiating electron. ठीक है ना? ड्यू टू विच है ना, इलेक्ट्रॉन विल नॉट एक्सपीरियंस फुल न्यूक्लियर चार्ज। ठीक है, अब नीचे डेफिनेशन लिखना हमारा, एक्चुअल न्यूक्लियर चार्ज, एक्चुअल न्यूक्लियर चार्ज experienced by the electron, actual nuclear charge experienced by the electron in the question, actual nuclear charge experienced by the electron in the question, है ना? इन द क्वेश्चन मतलब जिस इलेक्ट्रॉन के लिए वो बात कर रहा है, क्योंकि अगर इसके बाहर वाले इलेक्ट्रॉन की बात कर रहा होगा, इस, ठीक है ना, इस इलेक्ट्रॉन के लिए बात कर रहा है मान लो, तो इस इलेक्ट्रॉन के लिए मुझे इस इलेक्ट्रॉन से कोई भी लेना देना नहीं है, मैं तो बस उसके अंदर वालों के लिए, क्योंकि शील्ड तो वो बना रहे, बाहर वाला शील्ड नहीं बना रहा, वो तो दूर पड़ा हो, ठीक है ना। तो शील्ड का मतलब ही जो अंदर होंगे, जो रोक रहे होंगे उनको मिलने से, ये तो ना रोक पा रहा। आर यू गेटिंग माई आइडिया? ओके, हाँ। तो एक्चुअल न्यूक्लियर चार्ज एक्सपीरियंस बाय द इलेक्ट्रॉन इन द क्वेश्चन इज नोन एज इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, and it is given by Z effective equals to Z minus sigma, जहां पर Z आपका जो है वो एटॉमिक नंबर, और एटॉमिक नंबर इज नथिंग बट बेसिकली नंबर ऑफ किसको बताता है, ये आपका प्रोटॉन, कि एक्चुअली आपके पास कितने प्रोटॉन थे जो अपना चार्ज डाल रहे हैं, और सिग्मा जो है, सिग्मा इज ए कांस्टेंट नोन एज स्लेटर्स कांस्टेंट। स्लेटर एक साइंटिस्ट था जिसने इसकी वैल्यू बताई, बट हमें कैलकुलेट नहीं करना, बस हमें ध्यान रखना है। तो इट इज स्लेटर्स कांस्टेंट, है ना, विच टेक्स इनटू अकाउंट स्क्रीनिंग इफेक्ट, which takes into account स्क्रीनिंग इफेक्ट। ठीक है, देखो और थोड़ा सा सिंपल वर्जन करना चाहूं मैं, कि मान लीजिए आपके पास 50 प्रोटॉन है, ओके, तो उस लास्ट इलेक्ट्रॉन के ऊपर एक्चुअली पूरा 50 प्रोटॉन क्या करेंगे, अपना अट्रैक्शन डालना चाह रहे थे, बट अंदर वाले इलेक्ट्रॉन क्या कर रहे हैं, उसको रिपल्शन भी दे रहे हैं। तो एक तरह से Z इफेक्टिव का मतलब है कि मान लीजिए 50 थे बेटा, ठीक है ना,
जो रिपल्शन हो रहा है, सपोज करो उसकी वजह से अगर मैं 10 प्रोटॉन दे दूं तो ये रिपल्शन खत्म हो जाए, सही है। एक चीज अट्रैक्शन है और दूसरी चीज क्या है, रिपल्शन। जितना रिपल्सिव फोर्स है उतना ही अट्रैक्टिव फोर्स अगर मैं कम कर दूं या बढ़ा दूं तो नेट क्या हो जाएगा मेरा इफेक्ट, नैलिफाई। तो अगर मेरे पास 50 प्रोटॉन है और सिग्मा, मतलब सिग्मा का मीनिंग होता है वो प्रोटॉन जिनकी नंबर इस रिपल्शन को क्या करने में चली गई, कम करने में चली गई। तो अगर आपके पास 50, जैसे जेड की वैल्यू 40 है, सिग्मा की वैल्यू 10 है, तो इसका मीनिंग क्या हो गया कि एक्चुअल न्यूक्लियर चार्ज जो जेड इफेक्टिव है वो इस इलेक्ट्रॉन के ऊपर केवल कितने प्रोटॉन का पड़ रहा है, 40 का। 10 कहां चले गए, 10 जो है वो इलेक्ट्रॉन के रिपल्शन मतलब स्क्रीनिंग इफेक्ट या शील्डिंग इफेक्ट को कम करने में खत्म हो गए। तो हम लोग जेड इफेक्टिव को बेसिकली नंबर ऑफ प्रोटॉन भी बोल सकते हैं, वो प्रोटॉन जो अपना एक्चुअल अट्रैक्शन डाल रहे हैं किसके ऊपर, इलेक्ट्रॉन के ऊपर। और सिग्मा को भी हम लोग नंबर ऑफ प्रोटॉन बोल सकते हैं, कौन से प्रोटॉन, वो जो इलेक्ट्रॉन के रिपल्शन को ओवरकम करने में खत्म हो गए। आ रही मेरी बात समझ में, है ना। तो हम लोग अब सिंप्लीफाइड वर्जन में ही लिखेंगे। पहले नीचे आप स्क्रीनिंग इफेक्ट की डेफिनेशन लिख लो, है ना। रिपल्शन क्रिएटेड बाय इनर इलेक्ट्रॉन, रिपल्शन ऑब्लिक शील्डिंग, दोनों लिख लेना। रिपल्शन ऑब्लिक शील्डिंग क्रिएटेड बाय इनर इलेक्ट्रॉन between nucleus and differentiating electron, repulsion oblique shielding created by inner shell electron between nucleus and differentiating electron, is known as screening effect or shielding effect. Is known as screening effect or shielding effect. ठीक है। और Z इफेक्टिव की भी अब डेफिनेशन नए सिरे से लिखना कि Z इफेक्टिव denotes actual number of protons Z effective denotes actual number of protons which are giving their attraction to the nucleus. और सिग्मा के बारे में भी लिख लेना। सिग्मा का मतलब है हमारा नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, है ना, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स विच आर used to overcome number of electrons which are used to overcome electron repulsion। तो Z इफेक्टिव को हम लोग सिंप्लीफाइड वर्जन में बोलेंगे एक्चुअल वो प्रोटॉन की नंबर जो न्यूक्लियर इलेक्ट्रॉन के ऊपर क्या कर रहे हैं, अपना अट्रैक्शन डाल रहे हैं। और सिग्मा मतलब वो प्रोटॉन जो उस अट्रैक्शन को रिपल्शन को कम करने में खत्म हो चुके हैं, ठीक है ना। अब अलग अलग ऑर्बिटल का शील्डिंग इफेक्ट भी अलग अलग होता है। जैसे अब मैं शेप की बात करूं, ये कौन से ऑर्बिटल की शेप है हमारे पास, S, तो दिस इज द शेप ऑफ S ऑर्बिटल। अगली वाले कौन से ऑर्बिटल की शेप है मेरी, P, तो इट इज फॉर P ऑर्बिटल। अगली वाली कौन सी, D, तो इट इज फॉर D ऑर्बिटल। नेक्स्ट जो है वो F, तो इट इज फॉर F ऑर्बिटल, ठीक है ना। S ऑर्बिटल को हमेशा हम लोग क्या बोलते हैं, इट इज, है ना, स्फेरिकली सिमेट्रिक बोला जाता है। ये इट इज स्फेरिकली सिमेट्रिकल, मतलब इसका जो डिफ्यूजन है वो सबसे कम है, लेस डिफ्यूज्ड है। और ये क्या है, सबसे
ज्यादा डिफ्यूज होता है एफ ऑर्बिटल, मोर डिफ्यूज्ड। क्या मीनिंग होता है डिफ्यूज, है ना? एक आपके पास 1 लाख रुपए एक जेब में रख दो तो वो लेस डिफ्यूज हुआ, ठीक है ना? पॉकेट मरी अगर आपकी तो स्वाहा हो गया, सब कुछ खत्म, सही है? पूरे 1 लाख रुपए तबाह आपके, ठीक। और अगर आपने उसी 1 लाख रुपए को 6 पॉकेट में अलग अलग रख दिया तो क्या होगा? चोर 1 मारेगा, 2 मारेगा, तो आपने उसे क्या कर दिया? मोर डिफ्यूज कर दिया, ठीक है ना? यही लॉजिक यहां पर भी है। एक्चुअली मुझे घेरना किसको है? न्यूक्लियस को। आ रही मेरी बात समझ में? तो एस ऑर्बिटल ने क्या करा है? चारों तरफ से घेर लिया उसको। मान लो 100 आदमी है आपके पास, 100 ने चारों तरफ से घेर लिया, ठीक है ना? अब क्या हुआ? पी वाला क्या कर रहा है बेचारा? उसमें तो लोब ऐसे 2 लोब होते हैं, डंबेल शेप का होता है, पता होगा। 50 ऊपर हो गए, 50 नीचे। यहां से भागने के ज्यादा चांस है कि यहां से भागने के ज्यादा चांस है? यहां से। डी में क्या हुआ? 25 25 25 आए, इधर से भी भाग सकता है, इधर से भी, इधर से भी और इधर से भी। एफ में क्या हुआ? 6 डायरेक्शन से भागने के चांस क्या हो गए उसके? बढ़ गए। आ रही मेरी बात समझ में? तो किसकी शील्डिंग सबसे ज्यादा है? एस की शील्डिंग सबसे ज्यादा है, और एफ की शील्डिंग क्या है? सबसे कम है। आ रही मेरी बात समझ में? तो ये होता है शील्डिंग का इफेक्ट हमारा। तो आफ्टर द डायग्राम यू कैन जस्ट नोट डाउन कि एस ऑर्बिटल इज स्फेरिकली सिमेट्रिकल, s orbital is spherically symmetrical, है ना? hence s orbital is spherically symmetrical, hence it creates maximum screening or shielding, है ना? hence it creates maximum screening or shielding, ठीक है? एंड है ना, f ऑर्बिटल इज वेरी मच डिफ्यूज्ड इन नेचर, है ना? f ऑर्बिटल इज वेरी मच डिफ्यूज्ड इन नेचर, so its shielding is very very poor. ठीक है? F की शील्डिंग सबसे कम है और S की शील्डिंग क्या है हमारा? सबसे ज्यादा। तो अगर मुझसे शील्डिंग का ऑर्डर पूछा जाएगा, ठीक है ना, तो क्या होगा? S, फिर P, फिर D, फिर F, ठीक है? तो सबसे ज्यादा न्यूक्लियस का अट्रैक्शन किसके ऊपर लगेगा? S के ऊपर, है ना? क्योंकि F के जस्ट बाद क्या आता है? S, ठीक है? आप बोल रहे हो कि F का नेचर क्या है? डिफ्यूज है। F का नेचर डिफ्यूज होने से न्यूक्लियस अपना पूरा अट्रैक्शन क्या कर सकता है? S वाले इलेक्ट्रॉन को दे सकता है। इसलिए जब हम आगे पढ़ेंगे तो हम लोग बोलते हैं कि S ऑर्बिटल से इलेक्ट्रॉन को निकालना क्या होता है? डिफिकल्ट होता है, ठीक है ना? क्योंकि उसके ऊपर अट्रैक्शन ज्यादा है। और F से इलेक्ट्रॉन को निकालना कंपेरेटिवली क्या होता है हमारा? आसान। क्लियर हो गया कॉन्सेप्ट सभी को? आगे मुझे बार बार इसकी जरूरत पड़ने वाली, ठीक है ना? अब बस लास्ट चीज लिख के हम लोग लिखते हैं कि इसका वो क्या है बेटा, ट्रेंड क्या है, पीरियड में किस तरह से चेंज होता है और ग्रुप में कैसे चेंज होता है। तो अब हम लोग लिखेंगे, है ना, वेरिएशन ऑफ जेड इफेक्टिव, वेरिएशन ऑफ जेड इफेक्टिव, ठीक है ना? सिंस कैलकुलेशन इज नॉट इन्वॉल्व इन अवर जेई सिलेबस, तो हम लोग के इतना ही पॉइंट लिखेंगे। दो वेरिएशन हमेशा कहाँ कहाँ देखा जाएगा? पीरियड में और ग्रुप में। तो आपको बस 2 पॉइंट्स अभी ध्यान रखना है। पहला लिख लेना अलोंग पीरियड, फर्स्ट लिखना अलोंग पीरियड, है ना, जिसमें बस एक पॉइंट लिखना सीधे, जेड इफेक्टिव इंक्रीजेस अलोंग द पीरियड, जेड इफेक्टिव इंक्रीजेस अलोंग द पीरियड। पीरियड के अलोंग जेड इफेक्टिव की वैल्यू जो होगी वो लगातार क्या होगी आपकी? बढ़ेगी। जेड इफेक्टिव इंक्रीजेस अलोंग द पीरियड, ठीक है ना, फर्स्ट पॉइंट है हमारा। और सेकंड लिख लेना हमारा मतलब अलोंग ग्रुप, नेक्स्ट है हमारा अलोंग ग्रुप, ठीक है ना। तो वो तो हमें पता ही बेटा, इस तरफ जो चीज बढ़ेगी इस तरफ वो घटेगी,
है ना, तो जनरली घटती नहीं है, हम जेड इफेक्टिव नियरली क्या रहता है आपका, सेम हो जाता है ना। क्यों सेम हो जाता है, क्योंकि डिस्टेंस भी लगातार क्या होती जा रही है, आपकी साइज बढ़ने से डिस्टेंस भी क्या होती जा रही है, हमारी बढ़ती जा रही, डिस्टेंस बढ़ती जा रही ना, दूर होता जाएगा, है ना। तो फॉर ग्रुप वी कैन राइट कि जेड इफेक्टिव डिक्रीजेस, है ना, या और करके जनरली रिमेन्स सेम अलोंग द ग्रुप, Z effective generally decreases or remains same along the group. Okay, so from here we will proceed in the next class. Goodbye.